हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का जो 2500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आया है। ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। तो इसमें से हम आज सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। देखिए ये 19/9/2018 का पूछा गया क्वेश्चंस का सारा सेट है। इसमें से सबसे अच्छा ये बुक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाभदायक है। एक सेट में जितना साइंस पूछा गया उतना का ही सेट बनाया गया है। तो 100 सेट का है। इसमें आप अगर इसको 2500 अगर क्वेश्चंस कम से कम कर लेते हैं तो आपका साइंस में बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज हम। इसमें से सेट नंबर 7 का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान यहाँ पे नहीं पा सका होना चाहिए, नहीं पा सका है, नहीं यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोला जाता है क्योंकि उसको कहीं एक निश्चित स्थान नहीं रखा गया था। तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट का निर्माण होता है ये mRNA के द्वारा होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता था mRNA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं, मतलब नहीं जलता है। तो कौन नहीं जलता है, तो मिश्र धातु जो है उच्च तापमान पर आसानी से नहीं जलेगा। तो मिश्र धातु इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीयता या क्षारीयता के माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसको घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक बोलेंगे। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक बोला जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए। 4 नंबर का ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। अभी ये बुक क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, सरल अस्थायी उत्तक कौन है कौन नहीं है। आप इसको ध्यान में रखिए। जाइलम और फ्लोएम जो जटिल अस्थायी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जटिल है और जितना उधर बचा पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा, करेनकाइमा, ये सब जो है सरल अस्थायी उत्तक में आता है। तो जहाँ दिखे ये आप जाइलम और फ्लोएम जटिल है तो 5 का इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ये जटिल में आता है, ये जटिल अस्थायी उत्तक। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5 का बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये न्यूमेरिकल्स है। हम इसका आप वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। हम इसका आंसर बता देते हैं। 6 नंबर का, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। ये 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति कर लेती है। इसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो F बराबर ma से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ए बराबर करके। देखिए 6 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या v माइनस यू करके v माइनस यू बराबर ए हो जाएगा। ये भी फार्मूला इसमें सेट हो सकता है। आप ज़रूर इसको बनाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो ये प्रोटोजोआ नहीं है, फंगी, प्रोटिस्टा, एमीमिलिया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कौन नहीं है। तो प्रोटोजोआ जो होता है 5 किंगडम में नहीं आता है, जो व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, इसमें से प्रोटिस्टा नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये न्यूमेरिकल्स है। 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा हाफ mv² इसमें लगा दीजिए। m का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, निकल जाएगा ये 8 का इसका निकालिएगा तो डी नंबर इसका सही आंसर निकलेगा। हाफ mv² में गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्या बोल रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है।
तो विसरण का सबसे पहला मतलब होता है फैलना। विसरण के बारे में इसमें आप देखेंगे इसमें से क्या सही नहीं है। तो गैसों की विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, यही जो है इसका सही नहीं है। सही क्या क्या है, तो विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ में कण लगातार गतिमान में हो, तो ये सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में गैस में अधिकतम होता है, सही है। गैस ज़्यादा फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। तो नेक्स्ट है विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, उच्च से निम्न, ये भी सही है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, ये उसका आयतन पर निर्भर नहीं करता है। तो सी नंबर इसका गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्या बोल रहा है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। तो मुक्त रूप से गिरना सिर्फ कहाँ संभव, निर्वात में संभव है। निर्वात में माध्यम नहीं होता है, इसी कारण से मुक्त रूप से गिरना केवल कहाँ संभव है, तो निर्वात में। इसका 10 का डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो शक्ति को हम किस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं, तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, इसको हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। यानी 11 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम क्या बोलते हैं, दर लगा होना चाहिए शक्ति। अगर कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो वो ऊर्जा में बदल जाएगा, लेकिन कार्य करने की दर अगर पूछे तो वो शक्ति होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में देखिए क्या बोल रहा है ये। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो मुक्त करता है, उसको ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता नहीं होता है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, जल, ये सब का आवश्यकता होता है, लेकिन ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वो मुक्त करती है। इसको आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है। तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इस सब की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। टंगस्टन का गलनांक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, ये 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एग्जैक्ट पूछा गया है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। इस बार एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो टंगस्टन का गलनांक आप याद रखिए 3380 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वो किसका निर्माण करती है। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान किसका निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है। आप इसको ध्यान में रखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो किसका निर्माण करती है, तो युग्मनज का निर्माण करती है। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह हाइड्रोजन गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है धातु के साथ। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। बल और विस्थापन का जो गुणनफल है ये कार्य कहलाएगा, क्योंकि W बराबर FS होता है या FS cos थीटा होता है, यानी बल गुना विस्थापन कार्य के बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। तो किसके द्वारा प्रभावित हो, ये संक्षारण जो है ये नमी के द्वारा ही होता है, या एसिड इत्यादि द्वारा रहेगा तो ये संक्षारण हो जाएगा। लोहे में जंग लगता है, इसी कारण से संक्षारण आप याद रखिए। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, संक्षारण सही इसका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो कक्षीय तापमान पर जो द्रव अवस्था में होगा ये पारा होता है। द्रव अवस्था में ये धातु अगर बोलेगा तो पारा होगा, अगर अधातु बोलता तो ये ब्रोमीन हो जाता है। कक्षीय तापमान पे द्रव अवस्था में कौन होगा, तो पारा। तो 80 नंबर का जो बी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 19 नंबर कि ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत डैश तक लागू होता है। तो लागू कहाँ तक होता है, तो कैल्शियम
तक लागू होता है। दिया कहाँ तक था, थोरियम तक दिया था, आप इसको ध्यान में रखिए। ऑक्टेव का जो न्यूलैंड्स के लागू होता है, ये कहाँ तक होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक की संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड है। इसका द्रव्यमान निकालना है, तो आप इसको न्यूमेरिकल से आप इसको वीडियो पॉज करके बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 400 किग्रा बंदूक की संवेग की गणना करना है, तो P बराबर mv से ये बन जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है हमारा, एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी। तो निर्मित होने वाली जो छवि होगी ये वास्तविक और उल्टी होगी। एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु पर अगर रखा गया तो निर्मित होने वाली छवि क्या हो जाएगी, तो वास्तविक और उल्टी। इसका 21 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जाएं होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो एक किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है mgh और हाफ mv², दोनों का फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा का mgh, दोनों का जो योग होगा वो गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आप ध्यान में रखिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। या 23 में अणु शब्द किसने दिया था, तो ये डेमोक्रिट्स के द्वारा दिया गया था। अणु शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो डेमोक्रिट्स के द्वारा किया गया था। इस तरह से सेट नंबर 7 इसमें से हम डिस्कशन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।